नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अजय मिश्रा। अजय मिश्रा जी, सुप्रभात और सभी देशवासियों को सबसे पहले डीडी न्यूज की तरफ से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। और यहाँ पर हम बात करते हैं नए भारत की। प्रेस रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें हम आपको कुछ खास खबरों की ओर लेकर के जाते हैं। आत्मनिर्भर होते भारत की चर्चा होगी, आर्थिक विकास की भी आपको झलक दिखाई देगी। साथ ही साथ हम देखेंगे कि खेल जगत में आज कुछ खास रहा है और आपकी सेहत का भी रखेंगे ख्याल। साथ साथ नया सवेरा में बात होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई भी और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में वर्ल्ड वॉच में आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ खास है अंतर्राष्ट्रीय जगत से। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। बिहार चुनाव से पहले बड़ी साजिश नाकाम। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मारे गए बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स। बिहार के औरंगाबाद और वैशाली में जेपी नड्डा करेंगे चुनाव प्रचार। नीतीश, चिराग, तेजस्वी समेत बाकी नेताओं ने भी झोंकी ताकत। महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। छठ महापर्व के लिए रेलवे स्टेशन पर उमड़ रही भीड़ पर रेल मंत्री की सीधे पैनी नजर। 24 घंटे हो रही मॉनिटरिंग। दिल्ली में इस बार यमुना नदी पर बन रहे हैं मॉडल छठ घाट। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बुडापेस्ट बैठक रद्द होने के बाद एक्शन में ट्रंप। रूस की 2 तेल कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध। वहीं रूस सेना ने मॉस्को में किया परमाणु अभ्यास। और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में आज भारत न्यूजीलैंड की भिड़ंत। तो वहीं एडिलेड में वनडे सीरीज के दूसरे मैच में शुभमन गिल की टीम का ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा मुकाबला। और इस समय दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली में पुलिस एनकाउंटर हुआ है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मारे गए हैं 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और बिहार में सक्रिय थे ये चारों बदमाश। दिल्ली क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन संयुक्त अभियान के बाद इन 4 गैंगस्टरों को ढेर कर दिया गया है। मारे गए गैंगस्टर के नाम आपको बता दें, रंजन पाठक और मनीष पाठक हैं। साथ ही विमलेश महतो और अमन ठाकुर भी ढेर हुए हैं। और बड़ी खबर आ रही है, रंजन पाठक और मनीष पाठक के साथ साथ विमलेश महतो और अमन ठाकुर को ढेर कर दिया गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि सभी बदमाश बिहार में दर्जनों कई गंभीर मुकदमे में फरार चल रहे थे। अमन ठाकुर को छोड़कर के तीनों गैंगस्टर बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का है। ये चारों बिहार में चुनाव से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, ये भी खबर आ रही है। तो दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता आज हाथ लगी है। राजधानी दिल्ली में पुलिस एनकाउंटर में 4 कुख्यात अपराधियों को ढेर कर दिया गया। कल देर रात की ये एनकाउंटर की खबर है, जहां दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया और एक बड़ी लीड यहां पर उन्हें मिली, जहां 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को यहां ढेर कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इन्हीं 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की, जिसमें रंजन पाठक और मनीष पाठक ढेर हो चुका है। इसके अलावा 2 और गैंगस्टर हैं जिन्हें ढेर किया गया है। एक बड़ी साजिश यहां रचने की तैयारी में थे ये चारों गैंगस्टर, जिन्हें दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने मिलकर ढेर कर दिया है। और एक बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को यहां मिलती हुई नजर आ रही है। और इस समय हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश शुक्ला जुड़ गए। मुकेश से ज्यादा जानकारी लेंगे। मुकेश, क्या है ताजा अपडेट? किस गैंग के साथ ये चारों गैंगस्टर जुड़े हुए थे? साथ ही अगर इनकी आपराधिक गतिविधियों के बारे में आपसे जानना चाहें, क्या कोई हथियार भी इनसे बरामद हुए हैं?
अब बिल्कुल इनके पास हथियार थे और ऑटोमेटिक पिस्टल्स थी, लेकिन आप देखिए जिस तरह से इनकी ट्रैपिंग की गई, बिहार पुलिस को खबर थी, उसके बाद वो दिल्ली पुलिस के पास आती है, क्राइम ब्रांच उनको एसोसिएट करती है यहाँ पर, और 2:20 पे तड़के इनके खिलाफ ट्रैपिंग की जाती है। और जैसे ही इनके आने की सूचना मिलती है, इनको रोकने के लिए इशारा किया जाता है, लेकिन ये तुरंत ही जो है पुलिस पार्टी पर फायर कर देते हैं। वहीं पुलिस भी पूरी तरह से तैनात थी, एक्शन में थी, और बिना कोई मौका गवाए दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने इन चारों कुख्यात अपराधियों को ढेर कर दिया। जिस तरह से इनका वर्चस्व था बिहार में, लगातार ये बड़े बड़े वारदात करके अपने अपने इलाके बदल रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन किस्मत इनकी जो खराब थी, ये दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए यहाँ पर, और इस बार इनको ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि ये यहाँ से फरार हो सके, क्योंकि पिछले कई दिनों में देखिए दिल्ली पुलिस ने भी कई बड़े इनकाउंटर किए, जिसमें कई बड़े अपराधियों को उन्होंने न केवल हॉस्पिटल बल्कि तिहाड़ जेल तक भिजाया, लेकिन इनको उन्होंने इस तरह से ट्रैप किया और इन्होंने भी ताबड़तोड़ फायरिंग करी पुलिस के ऊपर, क्योंकि ये बेखौफ बदमाश से लगातार वारदात कर रहे थे, भाग रहे थे। बिहार चुनाव से ठीक पहले ये सफाया जो है ये बिहार में दिखाता है कि पुलिस प्रशासन को जिस तरह से बिहार में देखा जा रहा था, उसकी ठीक दूसरी तस्वीर उन्होंने पेश करी है। उन्होंने इनके खिलाफ पूरा जाल जो था वो बिछा रखा था, इनको भागने का मौका। दोनों भाई जो थे ये लगातार हमला कर रहे थे, उसके बाद जगह बदल रहे थे, यहाँ पर दोनों को ही पुलिस ने अपने जाल में लिया, और उसके साथ जो इनके एसोसिएट थे महतो और ठाकुर को, उनको भी यहाँ पर पुलिस ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। भावना मुकेश, आपसे समझना चाहेंगे, सिग्मा गैंग के तौर पर इनको कहा जा रहा है, ये किस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व थे और बिहार चुनाव से कैसे इसे जोड़ करके देख रही है दोनों ही बिहार और दिल्ली पुलिस? बिल्कुल, देखिए ये जो ऐसे जो गैंगस्टर होते हैं, ये कहीं ना कहीं चुनाव में अपनी भूमिका जो है वो दूसरी तरीके से पेश करते हैं, पैसा लेकर के लोगों को धमकाना, गलत वोट करवाना, क्योंकि इनका वर्चस्व हो चुका होता है। ये पैसे के लिए कुछ भी करने को यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद ये किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, किसी भी बड़े व्यक्ति को ये टारगेट कर सकते हैं, व्यापारी वर्ग को टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे में इनके खिलाफ पहले से ही जो वो पुलिस, जो बिहार पुलिस थी, वो दस्तावेज लेकर के घूम रही थी, इनके जगहों पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन जब उनको पता लगा कि नहीं ये दिल्ली के आसपास के इलाके में पहुंचे हुए हैं, जब ये सूचना मिलती है तो ये रोहिणी के बेगमपुर इलाके में सुबह के वक्त जब वहां पहुंचते हैं तो पुलिस के साथ इनका इनकाउंटर हो जाता है। और बड़े बेखौफ बदमाश हैं, आप इनकी उम्र ही देख लीजिए, 27-28 साल की। तमाम जो बदमाश हैं ये इस तरह से, कई बार आपने देखा होगा इनका वीडियोस भी वायरल होते हैं, सोशल मीडिया पे भी ये लगातार पोस्ट करते थे, वीडियो डालते थे, तो कहीं ना कहीं एक माहौल खराब करने की कोशिश करते। बिल्कुल, तो बिहार चुनाव से पहले एक बड़ी साजिश यहां नाकाम होती हुई और दिल्ली क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त अभियान से एक बड़ी लीड मिलती हुई और सफलता यहां हासिल होती हुई। फिलहाल मुकेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जिसके दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान किए जाएंगे और नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कैमूर जिले के मोहनिया निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। ये कार्रवाई उनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अवैध पाए जाने की वजह से की गई। दूसरे चरण में सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में मतदान होगा। इसके अतिरिक्त रोहतास और कैमूर सहित शाहाबाद क्षेत्र के कई जिलों और औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल सहित मगध क्षेत्र के कई जिलों में भी वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें, सीमांचल क्षेत्र के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों के साथ साथ भागलपुर, बांका, जमुई और सुपौल में भी इसी चरण में मतदान कराए जाएंगे। इसके साथ जब बिहार विधानसभा चुनाव की बात हो रही है तो एनडीए में बीजेपी इस समय चुनावी प्रचार में हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष भी आज बिहार में चुनावी हुंकार भरेंगे, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा की आज वैशाली और औरंगाबाद में 2 चुनावी रैलियां हैं। औरंगाबाद के गोह विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रणविजय सिंह के समर्थन में श्री नड्डा रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद उनका कार्यक्रम है वैशाली के फातेपुर विधानसभा जाने का, जहां लखेंद्र कुमार रोशन के समर्थन में वो चुनावी हुंकार भरेंगे। बिहार में बीजेपी इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एनडीए के दूसरे घटक दलों की बात करें तो लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आज कई बड़ी जनसभाएं करने जा रहे हैं। वो एक ही दिन में 4 जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। चिराग पासवान सहरसा,
मुजफ्फरपुर, सिवान और गोपालगंज में रैली करने जा रहे हैं। इससे पहले की सभाओं में पासवान ने माय समीकरण के बारे में बात की थी। चिराग के अनुसार एम का मतलब है महिला शक्ति की, यानी वे महिलाएं जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी ताकत और पहचान बना रही हैं। और इसी कड़ी में MY, जिससे पहले मुस्लिम यादव समीकरण के तौर पर जाना जाता था, NDA के घटक दल चिराग पासवान ने MY यानी महिला और युवाओं को अपना आदर्श बताया और वो कह रहे हैं कि युवा देश का भविष्य है जो अपनी मेहनत से भारत को आगे लेकर के जा रहे हैं। वहीं बात महागठबंधन की हो तो पटना में आज महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसमें घटक दलों की ओर से तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया जा सकता है। साथ ही जिन सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं उन पर किसी फाइनल स्थिति में पहुंचने की कोशिश होगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसी करीब 12 सीट्स पर, जिसे कहा जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट होगी। कुल मिलाकर के आज कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इससे पहले कल कांग्रेस नेता अशोक गहलोत वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भ्रम दूर हो जाएगा और महागठबंधन दमखम के साथ इस चुनाव में उतरेगा। उधर आरजेडी की बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। स्टार प्रचारक अनिल सहनी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अनिल सहनी को लालू तेजस्वी ने इस चुनाव में पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया था। अनिल सहनी मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट से विधायक रहे और पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। भाजपा में शामिल इसीलिए हुए हैं कि जहां मान और सम्मान की बात होती है, जहां वोट की बात होती है, तो अति पिछड़ा समाज का सिर्फ वोट लेने के लिए अति पिछड़ा बुलाओ और टिकट देने के समय में भगाओ, यही इनका सिद्धांत रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां इस समय तेज हो गई हैं और आज दूसरे चरण के नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। कुमार आलोक पटना से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार आलोक का रुख करेंगे। कुमार आलोक का आपसे पूछना चाहेंगे, जहां महागठबंधन में इस समय क्या चल रहा है? कहा जा रहा है कि आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे और सीटों के बंटवारे का जो गणित है वो औपचारिक तौर पर सबके सामने आ जाएगा। और क्या ये लग रहा है कि आज तेजस्वी यादव को महागठबंधन मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश कर देगी? देखिए, आरजेडी ने एक तरीके से दबाव बनाया खास करके कांग्रेस पर, और अशोक गहलोत उसी की कड़ी में गए थे कल मुलाकात करने। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, इसके अलावा तेजस्वी यादव से मुलाकात की, लेकिन बात बनी नहीं। और सीट शेयरिंग को लेकर खास करके उन्होंने बाद में प्रेस के लोगों से बातचीत करते हुए बताया कि नहीं, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, लेकिन इतना जरूर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने प्रेशर बना दिया है कांग्रेस पर कि उन्हें आज तेजस्वी यादव को जो फ्यूचर मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें घोषित करना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आज नामांकन वापस करने की दूसरे चरण की खासकर बात करें हम तो आज आखिरी दिन है, और नामांकन वापसी के बाद जो तस्वीरें उभर कर सामने आएंगी उसके बाद ही ये फैसला हो सकेगा कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार लड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि कम से कम 8 से लेकर 9 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगा, जिसे दोस्ताना संघर्ष कहते हैं। बहुत दिनों के बाद चुनाव में ये शब्द इस्तेमाल किया गया कांग्रेस के द्वारा या आरजेडी के द्वारा या घटक दलों के द्वारा, फ्रेंडली फाइट का ये शब्द है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, कल भी उथल पुथल देखने को मिली। मोहनिया सीट जो है वहां से श्वेता सुमन उम्मीदवार थी आरजेडी की, लेकिन उनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई। रद्द होने का कारण ये बताया गया कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र था वो उत्तर प्रदेश का था, और वो रोते हुए जब बाहर निकली थे, वो अचानक वो जो निर्दलीय प्रत्याशी थे छेदी पासवान, जो भाजपा के सांसद रह चुके हैं सासाराम से, उनके बेटे ने निर्दलीय नामांकन वहां पर दाखिल किया था। उसके बाद तुरंत तेजस्वी का फोन गया और उन्हें आरजेडी का प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो एक तरह से एक और इम्पोर्टेंट चीजें सामने आई है। वो इम्पोर्टेंट चीज है कि 12 चट्टी विधानसभा क्षेत्र जो गया जिले का है, वहां से दशरथ मांझी के बेटे जो है, दशरथ मांझी जिन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है, और उनके बेटे को टिकट देने की बात कही गई थी। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी पिछले दिनों वहां पर गए थे और दशरथ मांझी के परिवार से मिले थे, और उनका जो घर नहीं था तो राहुल गांधी ने अपने पैसे से, यानी कांग्रेस के पार्टी फंड से ये उनका घर बनाया
और एक तरह से सिंबल देने की कोशिश की। सिंबल मतलब एक तरह से चेहरा देने की कोशिश की कि अति पिछड़ा और दलितों के लिए कांग्रेस कितना प्रतिबद्ध है। लेकिन कल 12 से जब भागीरथ मांझी ने दिल्ली का चक्कर लगाया, पटना का चक्कर लगाया, जी आलोक जी, नहीं हुआ कि उनको टिकट नहीं दी गई और कहा गया कि आलोक जी, ये ये 12 की सीट है। जी थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये फ्रेंडली फाइट जो कही जा रही है उसका मतलब क्या है, इसके पीछे का दर्शन क्या है? क्या ये सबकी सोची समझी रणनीति है या फिर ये राजनीतिक मजबूरी है महागठबंधन की? बिल्कुल राजनीतिक मजबूरी है, कहीं सोची समझी। जो जिस तरीके का जिद अख्तियार किया, खास करके कांग्रेस ने किया, खासकर वीआईपी पार्टी ने किया। आरजेडी बड़ी दल है और उसका 143 सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो 7 से लेकर 8 सीटें ऐसी है जहां पर अगर महागठबंधन में फाइट होता है तो बड़ी मुश्किल होगी महागठबंधन को। लेकिन अगर हम एनडीए को देखें तो एनडीए में कहीं भी फ्रेंडली फाइट होने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि कुछ सीटों पर जेडीयू के कुछ जो प्रत्याशी है, बागी प्रत्याशी, वो खड़े हैं, अभी भी मैदान में डटे हैं, लेकिन उन्हें भी मनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि कुमार यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, बिहार कांग्रेस में देखें तो घमासान यहाँ मचा हुआ है। यहाँ कांग्रेस में ही कला नजर आ रही है। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलावरू जो है उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। आज धरना प्रदर्शन और उपवास रखा जाएगा। टिकट कटने से नाराज दिख रहे हैं इस समय कांग्रेसी, और कांग्रेस के अंदर इस समय अंदर खाने में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। आज जब महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उससे पहले कांग्रेस के अंदर खाने में इस तरह की कलह सामने आना क्या चुनाव से पहले ठीक है? कुमार, ये जो बड़ी खबर आई है अभी कि कांग्रेस में इस समय घमासान है बिहार में, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सही कहा आपने। ये कांग्रेस के जो सिटिंग विधायक है, 2-3 सिटिंग विधायक ऐसे जिनका टिकट काट दिया गया है, और इन्होंने साफ साफ आरोप लगा है कि कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं, इन्होंने टिकट को बेचा है। और कल अगर आप देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब बैठक हुई महागठबंधन की, उसमें कृष्णा अल्लावरू शामिल हुए, मंगनी लाल मंडल जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष है वो शामिल हुए, इसके अलावा संजय यादव थे वो शामिल हुए, लेकिन राजेश राम जो कुटुंबा से इस समय चुनाव लड़ रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो शामिल नहीं हुए। तो कहा जा रहा है कि राजेश राम बहुत ही दुखी है, और खासकर कृष्णा अल्लावरू को लेकर के काफी चर्चाएं यहाँ पर है कि टिकट बेचा गया है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो अफाक आलम है कस्बा से, जो विधायक थे, सिटिंग विधायक कांग्रेस के, उन्होंने साफ कहा कि एक तरफ राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा की बात करते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं, और ये यहाँ पर साफ साफ देखा जा रहा है कि कृष्णा अल्लावरू और कांग्रेस का जो आलाकमान है या कांग्रेस का नेतृत्व है, किस तरीके से टिकटों की बिक्री की और किस तरीके से टिकटों की चोरी की। तो आज का दिन वैसे भी कांग्रेस राजेश राम उठे हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों से, और अभी तक वो पटना नहीं आया है। अब आज जब संयुक्त प्रेस वार्ता होगी, खासकर 3 बजे के बाद, ऐसा कहा जा रहा है कि नामांकन वापसी के तुरंत बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, तो उसमें देखना ये होगा कि राजेश राम जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है वो शामिल होंगे कि नहीं। बिल्कुल, आज जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी दोनों चरणों की, जो 6 और 11 को होने वाले हैं। आलोक, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नया सवेरा में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और भी खबरें हैं जिन पर हम आपको लिए चलेंगे। आप देखते रहिए नया सवेरा। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किडबैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। ये अब बात कर लेते हैं छठ की। छठ स्पेशल ट्रेनों में इस साल अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। लोग बिहार और अन्य राज्यों में इस बार पहले के मुकाबले कई सुविधाओं के साथ छठ पूजा मनाने पहुंच रहे हैं। छठ पर उमड़ रही भीड़ पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की निगरानी है। रेल मंत्रालय 24/7 काम कर रहा है, और इस बीच रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने अंबाला रेलवे स्टेशन का दौरा किया है।
और यह भीड़ पर लगातार रेल मंत्रालय की निगरानी है। और अगर हम बात करें छठ स्पेशल ट्रेन की, तो कई स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं और रेल राज्य मंत्री ने अम्बाला रेलवे स्टेशन का दौरा किया है। दिल्ली भी इस बार छठ की भव्य छठा देखेगी और 24/7 कोशिश की जा रही है। यात्रियों से भी नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है कि कोई भी अव्यवस्था फैलाने की कोशिश न करे, अपना सुरक्षा का ख्याल रखे। और अगर एक ट्रेन मिस हो जाती है तो चिंता न करें, अनारक्षित टिकट्स की व्यवस्था की गई है और स्पेशल ट्रेन में आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। टॉयलेट्स के पास बैठ करके सफ़र न करें, आपकी वजह से दूसरों को परेशानी न हो। बड़ा त्योहार होता है तो उससे होता है सब चीज़ें उसे देखना पड़ता है। पर मेरी तरफ से और डीआरएम साहब और रेलवे के सारे परिवार की तरफ से सबसे पहले यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के, कोई भी कमी नहीं है, कोई ट्रेन्स की कमी नहीं है, कोई भी बेफिक्र होके आप रहें, बैठने के लिए कोई कमी नहीं है, आपको ये चिंता ही नहीं करनी, ट्रेन और आ जाएगी। तो छठ पर इस बार रेल मंत्रालय ने व्यापक व्यवस्था की है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी इस बार छठ की भव्य छठा देखेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ की तैयारियों को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने यमुना नदी पर छठ पूजा के आयोजन से जुड़ा प्रतिबंध हटा लिया है। यमुना नदी के किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। सभी जिलों और उप जिलों में कम से कम एक मॉडल छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं और घाटों पर छठ व्रतियों के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है। टेंट्स, बिजली, शौचालय, पेयजल और सफाई की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 200 से ज़्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में भोजपुरी और मैथिली भाषाओं में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। तो अगर पूरे देश भर की बात की जाए तो इस समय रेल मंत्रालय ने कई विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया है और कई विशेष ट्रेनें यहाँ चलाई जा रही हैं। कई अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था यहाँ की गई है। साथ ही साथ अगर अतिरिक्त बोगियां भी कहें तो वो भी रेल में लगाई गई हैं और ऐसे में छठ की छठा में कोई अव्यवस्था भी पैदा ना हो, इसको लेकर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सीसीटीवी से पूरी निगरानी की जा रही है। सुविधाओं का जायजा इस समय रेल मंत्रालय की ओर से वरिष्ठ अधिकारी भी ले रहे हैं और रेल मंत्री ने भी कई बार वॉर रूम जाके छठ की छठा में कोई भी अवरोध पैदा ना हो, इसको लेकर तैयारियों का लगातार जायजा लिया है। अजय, और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस बार अभूतपूर्व तैयारियां की जा रही हैं छठ के लिए, क्योंकि प्रदूषण को लेकर के आपको याद होगा कि छठ मनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आपको यमुना में बड़ी मात्रा में झाग दिखाई देता था, जिसके बीच में जो व्रत करने वाली व्रती महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, उन सभी को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन उर्मिलेश भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन से और मधुरेश नारायण पटना से जुड़ रहे हैं। और चूंकि ये महापर्व जुड़ा हुआ है बिहार और झारखंड के साथ में, मधुरेश जी आप ही से शुरुआत करते हैं। बिहार में किस तरह की तैयारी है? दो महापर्व चुनाव के बीच में ये जो छठ महापर्व है उसके लिए भी तैयार मुझे लगता है आप भी रेलवे स्टेशन पर ही हैं। किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है? देश के कोने कोने से लोग वहां पर पहुंच रहे होंगे। अभी दिवाली का जो पर्व था वो खत्म हुआ है और छठ के बीच में ये जो 4-5 दिनों का गैप है, इसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों से बिहार पहुंच रहे हैं। अभी जाने वालों की भीड़ नहीं है, अभी आने वालों की भीड़ ज्यादा है। जब ट्रेन कोई पहुंच रही है पटना जंक्शन पे तो बड़ी संख्या में लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। तो भीड़ को मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो आरपीएफ के जवान हैं उनको लगाया गया। इसके साथ ही एक कमांड रूम भी बनाया गया है स्टेशन प्रबंधक के कक्ष में, जिसमें सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ये देखा जा रहा है कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे एक समय में एक ही ट्रेन को भेजा जाए जिसमें ज्यादा भीड़ हो, ताकि प्लेटफॉर्म पे लोगों की संख्या जो है वो एक बार में ही बहुत ज्यादा ना हो, जिससे लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत हो। इसके साथ ही भीड़ के मैनेजमेंट के लिए एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पटना रेलवे स्टेशन से आज लगभग 150 ट्रेनें जो है वो आने और जाने वाली हैं। जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो आने और जाने वाली हैं, जो कि केवल छठ पूजा के लिए चलाई गई हैं। तो निश्चित यहाँ पर जो इंतजाम है वो बेहतरीन किया गया है। जो यात्री आ रहे हैं अभी पटना जंक्शन पे और कुछ देर बाद उनको कहीं जाना है, उनके लिए हनुमान मंदिर के साइड में एक होल्डिंग एरिया का निर्माण कर दिया गया है। दूसरे होल्डिंग एरिया का दी गई है, जो कि पटना जंक्शन का दूसरा साइड है, दूसरा हिस्सा है।
उस साइड एक और बड़े होल्डिंग एरिया निर्माण, यात्री अगर अभी पहुंच रहे हैं। मधुरेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उर्मिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। उर्मिलेश, अगर दिल्ली की तैयारियों की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग रेलवे स्टेशन पे सिर्फ रेल यात्रियों को रेल सुविधाओं का ही लाभ नहीं मिल रहा, अन्य सुविधाओं से भी लैस इस समय रेलवे स्टेशन नजर आ रहे हैं। अगर आप तस्वीरों के जरिए हमें दिखाना चाहें कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर क्या क्या सुविधाएं इस बार रेल मंत्रालय ने दी है। लगाई जा रही है और अध्याय से चलकर कानपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर और पटना के रास्ते। जी बिल्कुल, आप दोनों को और हमारे तमाम दर्शकों को गुड मॉर्निंग। निश्चित तौर से ये त्योहार का सीजन है। खासकर बात की जाए तो छठ की बात अगर करें तो छठ में रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जाती है अजय, कृतिका। तो ऐसे में रेलवे ने इस बार खासी तैयारी कर रखी है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं कि यहाँ की अगर वो विजुअल दिखा पाए, देखिए यहाँ पर जो है सहायता काउंटर है एक, उसके अलावा खान पान की व्यवस्था है, बैठने के लिए बहुत शानदार यहाँ पर पांडाल बनाया गया है। दूसरी बात, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा डिजिटल की बात करते हैं, तो निश्चित तौर से यहाँ पर भी टिकटों की अगर आप चाहें तो अपना टिकट डिजिटल भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जहाँ एक तरफ जो है मैनुअल है तो वहीं पीछे जो है जो स्क्रीन आप देख सकते हैं, उसमें तमाम रेलवे की जो आने और जाने की जो रेलवे की जानकारियाँ वो वहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर लगातार जो है लोग आ रहे हैं, पूछताछ करके इस काउंटर पर अपनी टिकट की जानकारी या रेलवे के संबंधित जो भी जानकारी है वो यहाँ पर ले रहे हैं। साथ ही रेलवे के चारों तरफ जो है यहाँ पर कैमरे जो है लगाए गए हैं। पिछली बार तक जिस तरीके से देखा जाता है काफी भीड़ भाड़ देखी जाती है, इस बार जो है रेलवे ने जहाँ एक तरफ अपनी जो फोर्स है आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स है उसको यहाँ पर जो है लगाया है, वही दूसरी तरफ जो है पैरामिलिट्री फोर्स के भी कुछ जवान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ रेलवे के अधिकारी हैं जो यहाँ आनंद विहार में जो है मौजूद हैं। सर, इस बार छठ के लिए खासकर क्या तैयारियां रेलवे ने की है और कितनी अतिरिक्त ट्रेनें अभी तक चल रही हैं? इस बार हमने आनंद विहार में पहले की बजाय पांडाल की व्यवस्था डबल करी है। पहले जहाँ व्यवस्था हमारी पिछली बार 10,000 स्क्वायर फीट थी, इस बार हमने 17,000 स्क्वायर फीट की जगह पांडाल के लिए बनाई है। टिकटिंग एरिया अलग किया हुआ है ताकि पैसेंजरों को दिक्कत न हो, और इसमें बैरिकेटिंग अलग लगाई ताकि पैसेंजरों को आने जाने में, स्टेशन पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसमें पांडाल में खान पान की व्यवस्था की गई है, टॉयलेट फैसिलिटी है और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही हमारे लगभग रोजाना हम 8 से 10 ट्रेनें स्पेशल चला रहे हैं बिहार की साइड की जितने भी हैं, और मतलब 500 से ऊपर हमारे पास आरपी स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है, और लगभग टोटल मिला के 700-800 स्टाफ हम अलग से हमने स्टेशन के लिए व्यवस्था के लिए बुला रखे हैं। सभी पैसेंजरों को कोई परेशानी नहीं हो। उर्मिलेश, तो रेल यात्री इस समय उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जो सुविधाएं दी गई हैं उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं, उन सुविधाओं का फायदा भी यहाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल उर्मिलेश और मधुरेश, तमाम जानकारियों के साथ और ये तस्वीरों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देश भर में आज भैया दूज का भी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व भाई बहन के अटूट स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनके दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना करती हैं। तो आज भैया दूज का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे, जहां यमुना जी ने उनका तिलक कर आदर सत्कार किया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। दीपावली के बाद मनाया जाने वाला ये त्योहार रिश्तों की मिठास बढ़ाने का अवसर देता है। और भैया दूज के इस विशेष अवसर पर यमुना में स्नान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि अगर भाई और बहन दोनों ही एक साथ स्नान करके अगर भाई अपने बहन की मनोकामना को पूर्ण करता है तो उसे यमराज का त्रास नहीं होता, यानी उसे मृत्यु के बाद सद्गति की प्राप्ति होती है। और बहनें भी इस दिन को, इस पवित्र दिन को अपने भाइयों के प्रति समर्पित करती हैं, शुभकामनाओं के लिए, उनके समृद्धि की कामना करने के लिए। और दिल्ली में आप देखिए किस तरह से हम छठ पर्व की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो पूरा त्योहारों का मौसम ही है। दीपावली के बाद भैया दूज, और ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो यम और यमुना जो कि भाई बहन हैं, उनके आपसी रिश्तों की प्रगाढ़ता को दिखाता हुआ ये त्यौहार। और कहा जाता है कि भाई को आज के दिन बहन के घर जाना चाहिए।
रक्षाबंधन के दिन ये होता है कि बहनें कोशिश करती हैं भाई के यहाँ आने की, लेकिन भाई दूज पर यह मान्यता है कि भाइयों की ये जिम्मेदारी है कि वो बहनों के यहाँ आए। और अंकित मिश्रा संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, किस तरह से दिल्ली में आपको भाई दूज के अवसर पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है और किस तरह से लोग इस पर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, चंदन का तिलक और साफ तौर पर नारियल का सौगात, और इन सब के बीच आज पूरे देश में भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार ये देखा जाता है कि दिवाली के बाद जब कार्तिक माह होता है यानी कृष्ण पक्ष की, इसमें ये त्योहार खास तौर पर मनाया जाता है। और इसी को लेकर के देखिए, मैं दुकानों में इस समय मौजूद हूँ, मिठाइयों को लेने के लिए सुबह से ही लोग आ गए हैं। और आज जो मुहूर्त की बात करें तो तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट का ये मुहूर्त है, जो कि 1:36 से शुरू होगा और 2:28 तक रहेगा। जरा एक बार दिखाइए जरा आपकी तस्वीरें भी। जो ग्राहक हैं वो भी आपको सुबह से ही नजर आने लगे हैं, क्योंकि भाई दूज के त्योहार को लेकर के खासा उत्साह भी देखा जाता है। और केवल इसको भाई दूज नहीं कहा जाता है, बल्कि यम द्वितीया भी इसको कहा जाता है। और इसके पीछे की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि यमुना जी के यहाँ पर यमराज पहुंचे थे और इस दरमियान उन्होंने उन्हें तिलक लगा करके और उनका खूब स्वागत किया, जिसके बाद से यमराज बहुत खुश होते हैं वो और उन्हें ये वरदान देते हैं कि जो आज के दिन अपनी बहन के घर जाएगा और इसी तरीके से वहाँ पर खुश होकर आएगा, वो कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु से वो उस चक्र से निकल जाएगा। और इसीलिए आज का ये त्यौहार और भी ज़्यादा खास हो जाता है। बहनों के घर भाई पहुंचते हैं और बहनें जो है वहाँ नारियल उन्हें उपहार में भेंट करती हैं और नारियल के साथ तो चंदन का तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। और देश में हर हिस्सों में ये मनाया जा रहा है। और खासियत इसकी ये भी है कि बड़ा इंतजार भी करते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद एक प्रमुख त्योहार है जो भाई बहन के इस अटूट रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूती के साथ दिखाता है और भारतीय परंपरा को हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इसको एक बड़ी छाप के तौर पर दिखाता है। बिल्कुल, भारतीय परंपराओं के अनुसार बड़ा ही खूबसूरत त्योहार है और पर्व है ये, जिसे पूरे स्नेह, आत्मीयता के साथ और प्रेम के साथ मनाया जा रहा है भाई बहन का ये पर्व। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, इन तमाम जानकारियों और तस्वीरों के साथ। और आज से आध्यात्मिक गुरुचरण यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये यात्रा दिल्ली के गुरुद्वारा मोती बाग साहिब से शुरू होगी और श्री हरमिंदर जी पटना साहिब तक जाएगी। इस यात्रा के अंतर्गत 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और खालसा की माता साहिब कौर के पवित्र जोड़े साहब, यानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी और जो माता साहिब कौर जिन पवित्र जूतों को धारण करती थी, उनको यहाँ से लेकर के जाया जाएगा। ये यात्रा फरीदाबाद, आगरा, बरेली, महंगापुर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और सासाराम और पटना में रात्रि विश्राम करेगी और 1 नवंबर को तख्त श्री पटना साहिब में संपन्न होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से गुरु चरण यात्रा से जुड़कर आशीर्वाद लेने का आह्वान किया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का परिवार दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को इन स्मृति चिन्हों को सौंप देगा और यात्रा के बाद इन्हें दशम पिता के जन्म स्थान पर स्थायी रूप से रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुचरण यात्रा पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए लिखा है, एंड आई कोट, प्रधानमंत्री ने लिखा, मेरी कामना है कि गुरुचरण यात्रा के साथ श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के महान आदर्शों से हमारा जुड़ाव और गहरा हो। ये यात्रा जहाँ से गुजरेगी वहाँ के लोगों से मेरा आग्रह है कि वे पवित्र जोड़े साहिब के दर्शन करने के लिए अवश्य आएं। आगे बढ़ेंगे। भारतीय नस्लों के श्वानों को अपनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए बीएसएफ ने रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड जैसे 2 प्रमुख भारतीय नस्लों को अपने बल में शामिल करने की एक ऐतिहासिक पहल की है। अब तक ये पहल क्षेत्रीय K9 केंद्रों तक भी फैल चुकी है। वर्तमान में 150 से ज्यादा भारतीय नस्लों के श्वान देश के विभिन्न सामरिक और संवेदनशील और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। वर्ष 2024 में लखनऊ में हुई अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में बीएसएफ की रिया नाम की मुधोल हाउंड ने 116 विदेशी नस्लों को पीछे छोड़ते हुए सर्वश्रेष्ठ ट्रैक ट्रेड श्वान और डॉग ऑफ द मीट का खिताब अपने नाम किया था। इस सफलता की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात के एकता नगर में आयोजित परेड में केवल भारतीय नस्लों के श्वानों की मार्चिंग टुकड़ी बीएसएफ का प्रतिनिधित्व करेगी।
इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शन भी प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें ये श्वान अपने सामरिक कुशलता और परिचालन क्षमताएं दिखाएंगे। बीएसएफ की यह पहल केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। नया समाचार, नया सवेरा में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिए टीवी न्यूज़। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात करेंगे समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रमुख और दिलचस्प खबरों की। अजय, बिल्कुल, प्रेस रिपोर्ट में अगर हम देखें भावना, तो जो आज की बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि AI के कंटेंट पर अब लगाम लगाने के लिए आपको कंटेंट पर लेबल लगाना बहुत ज़रूरी होगा, जिसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है मंत्रालय ने। स्पष्ट तौर पर AI और डीप फेक कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए बुधवार को IT रूल्स में संशोधन का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल अभी इस पर डिस्कशन किया जाएगा। 1 नवंबर से नए नियम लागू होंगे, जिसमें अगर कोई भी आप डीप फेक या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए वीडियो तैयार करते हैं या कोई भी कंटेंट तैयार करते हैं, तो आपको ऑडियो और वीडियो दोनों में ही 10% जो कंटेंट है उसमें यह बताना होगा कि ये आपने AI की मदद से तैयार किया है और ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, इसमें AI की मदद ली गई है। ऐसा करने से ये माना जा रहा है कि जो इसका इस्तेमाल करने वाले लोग हैं सोशल मीडिया पर, जो भ्रामक खबरों के चक्कर में फंस जाते हैं, उनको कम से कम ये समझ में आएगा कि ये जो कंटेंट वो देख रहे हैं वो AI की मदद से किया गया है और इस पर उतना भरोसा नहीं किया जा सकता जितना कि आप दूसरों खबरों पर करते हैं। तो 10% कंटेंट को ऑडियो और विजुअल दोनों ही माध्यम से उस पर ये ज़रूरी होगा कि आपको लेबल लगाना होगा, बताना होगा कि इसको आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित की गई है और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी हुई ये खबर है, जिसमें नींव रखने वाले महान विज्ञानी विक्रम साराभाई के साथ मिलकर चिटनिस जो थे, वो महान वैज्ञानिक, उन्होंने कल पुणे में अंतिम सांस ली है। और उनकी उपलब्धियों के बारे में बात की जाए तो एक दूरदर्शी विज्ञानी और संस्थान निर्माता चिटनिस ने केरल के तुम्बा में भारत के पहले रॉकेट लॉन्च के चयन स्थल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ चिटनिस ने सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो नासा और इसरो के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास था। तो कल 100 वर्ष जो पूरे किए थे उन्होंने जुलाई में, कल उन्होंने पुणे में अंतिम सांस ली। और देश भर में जो GST के रिफॉर्म्स किए गए उनको लेकर के भी जो कुछ खबरें हैं वो अखबार में लगातार दिखाई दे रही हैं। और हम बात करें एक खबर की जो कि दिल्ली NCR से आई है, तो उसमें ये कहा गया है कि एक महीने में, जो कि त्योहारी मौसम है, उसमें 15,000 घर और 17,000 वाहन बिके हैं। हालांकि अगर आप ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो पौने 6 लाख से जो आंकड़ा है गाड़ियों का बढ़ करके 7 लाख के करीब चला गया है इस त्योहारी मौसम में, जिसमें नवरात्रों से शुरू हुआ जो GST रिफॉर्म है, GST में जो कमी की गई थी उसकी वजह से जो ऑटो सेक्टर है उसमें अच्छी खासी बढ़त दिखाई दी थी। लेकिन जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी लोगों की जो दिलचस्पी है वो देखिए। और केवल नोएडा की बात की गई है तो एक महीने में 15,000 घर बिके हैं, जबकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो करीब 13,000 घरों की रजिस्ट्री की गई थी। और इस अगली खबर की बात कर रहे हैं। एक अच्छी खबर यह है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला नवा देश बन चुका है भारत, और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने ये जारी की है रिपोर्ट। इससे पहले भारत 10वें स्थान पर था, अब रैंक उसके आगे बढ़ गई है और 9वें स्थान पर पहुंच गया है। दीपावली के बाद जब वायु प्रदूषण बढ़ जाता है उसको लेकर ये एक अच्छी खबर यहाँ भारत से जुड़ी हुई आ गई है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 10वें पायदान पर था और प्रधानमंत्री मोदी के एक पेड़ एक माँ के नाम अभियान के कारण भारत ने एक वर्ष में ही ये पायदान पर बढ़त बना ली है।
तो अगर आज के समाचार पत्रों की बात की जाए तो ये कुछ ऐसे विभिन्न क्षेत्रों की खबरें हैं जो अलग अलग अखबारों में जिन्हें आज अलग अलग पन्नों में जगह मिली है। आइए अब आगे बढ़ेंगे, नई नई तकनीक से जुड़ी खबर पर भी नजर डाल लेते हैं हमारे खास सेगमेंट टेक टॉक में। और भारत सरकार ने आम जनता तक आंकड़ों की पहुंच को आसान बनाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। अब देश के आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकी आंकड़े आपको एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे। GOI स्टैट मोबाइल ऐप के जरिए क्या है ये इस ऐप की खासियत, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तेजी से बदलती दुनिया में डेटा यानी आंकड़ों को कहा जाता है कि वो विकास को नई ऊर्जा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। लेकिन किन डेटा पर विश्वास किया जाए, ये आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MOSPI यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, उसने GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिक्स का GOI स्टैट नाम से जो ऐप लॉन्च किया है, उसमें आपके जो जितने भी आधिकारिक आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, सबसे विश्वसनीय आंकड़े अब आपके उंगलियों पर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो ये है GOI स्टैट का कि आपको एडवांस रिलीज कैलेंडर मिल जाता है, यानी आने वाले समय में कौन से डेटा आपको मिलने वाले हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये अक्टूबर का महीना चल रहा है तो आप देखिए स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि 28/10 यानी 28 अक्टूबर को आपको IIP औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े रिलीज किए जाएंगे, जिस पर आपको निगाह रखनी है। इसी तरह से नवंबर में जाएं तो इंपॉर्टेंट डेटा है GDP का, जो Q2 का GDP डेटा है 7.8 Q1 का था, Q2 का कितना इंपॉर्टेंट डेटा है GDP का, आपको स्पष्ट तौर पर पता जाता है कि 28 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। GOI स्टैट का सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है इन्फोग्राफिक्स। आराम से आप बहुत सारे आंकड़ों को आसानी से इन्फोग्राफिक्स के जरिए पता लगा सकते हैं। जैसे पूरे देश में जो मोबाइल सब्सक्रिप्शन है उसकी संख्या किस तरह से आगे बढ़ी है, आपको स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा। तो ये एक कोशिश है डेटा फॉर गवर्नेंस, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि अगर हमें विकसित देश बनाना है भारत को, तो विश्वसनीय डेटा होना चाहिए और डेटा का इस्तेमाल देश के विकास के कार्यों में होना चाहिए और आम आदमी की पहुंच में होना चाहिए। और इसी पहुंच को और ज्यादा आसान बनाने के लिए ये मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। 29 जून को लॉन्च किया गया था नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के ऊपर, और आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। कैमरामैन राधाकृष्ण के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया से आइए अब आपको आगे लिए चलते हैं खेल जगत की दुनिया में, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने की दावेदारी पेश कर रही हैं। 4 में से 3 टीमों के नाम फाइनल भी हो चुके हैं। भारत 5 में से लगातार 3 मैच हार चुका है। अब भारत के लिए करो या मरो की स्थिति है। मुकाबले से पहले नवी मुंबई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन था, जो बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब चौथे और अंतिम स्थान के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच कड़ी टक्कर है। इस समय नवी मुंबई से सुचित्रा हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुचित्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बेहद ही अहम मैच है क्योंकि भारत के लिए करो या मरो की स्थिति है। कैसा दिख रहा है इस समय बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर? जी बिल्कुल भावना, भारतीय टीम ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी इस विश्व कप में। लगातार 2 मुकाबले जीते थे, अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराया, फिर पाकिस्तान को मात दी, लेकिन उसके बाद के जो 3 मुकाबले हैं बेहद नजदीकी मुकाबले रहे और तीनों ही मुकाबलों में एक वक्त मैच को जीतने की स्थिति में थी भारतीय टीम, लेकिन वो मुकाबले उन्हें गंवाने पड़े। खासतौर से जो पिछला मुकाबला था इंग्लैंड के खिलाफ, सिर्फ 4 रन से उन्हें जो नजदीकी हार मिली, उससे टीम को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। लेकिन इस टीम में वो काबिलियत है। कल जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें टीम के कोच, जो मुख्य कोच अमोल मजूमदार हैं, वो आए थे और उन्होंने कहा कि इस टीम में वो काबिलियत है कि वो बाउंस बैक कर सकती है और दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है। तो आज का जो मुकाबला है न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये करो या मरो का मुकाबला है और टीम के जो सभी खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। हमने देखा है कि अलग अलग मैचेस में अलग अलग जो खिलाड़ी हैं वो खड़े हुए हैं टीम के लिए। अगर शुरू में विकेट गिरे हैं तो जो निचला क्रम है वहां के बल्लेबाजों ने बागडोर संभाली है। पिछले मैच में हमने देखा कि स्मृति मंधाना एक शानदार शतक की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन दुर्भाग्यशाली रही, वो शतक से चूकी। तो टीम के जो खिलाड़ी हैं
वो हम नहीं कह सकते कि उनके प्रदर्शन में या उनके उसमें कोई कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं टीम एक साथ एकजुट होकर क्लिक नहीं कर पा रही है। जब दूसरी टीम मैच को अपनी तरफ ले जा रही होती है उस टाइम पर एक प्लान बी की जो कमी है वो नजर आती है टीम के पास। तो आज यही उम्मीद करेंगे कि पिछले 3 मुकाबलों में टीम इंडिया जीत की तरफ जरूर बढ़ रही थी, लेकिन जीत तक पहुंच नहीं पाई, उस फिनिश लाइन को क्रॉस नहीं कर पाई। तो आज के मुकाबले में उम्मीद करेंगे कि टीम उस फिनिश लाइन को क्रॉस करे और ये मैच जीते। भावना, बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा, जुड़ने के लिए इस खास खबर पर। नवी मुंबई से आपका शुक्रिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में आज आमने सामने होने वाली है। टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत को हार झेलनी पड़ी थी। भारत के पास आज करो या मरो की स्थिति है और ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश होगी कि इस मैच को हर हाल में 1-1 की बराबरी पर लेके जाया जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार को एडिलेड के ओवल मैदान पर खेला जाएगा। टूर्नामेंट के पहले मैच में न तो पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला चला और न ही वर्तमान कप्तान शुभमन गिल बड़ी पारी खेल पाए। अब पहले मैच में हार झेलने वाली टीम इंडिया इस मुकाबले में हर हाल में जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के गढ़ में टीम इंडिया के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। एडिलेड में भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात की जाए तो इस मैदान पर टीम ने अब तक 15 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें भारत ने 9 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि टीम इंडिया को 5 मैचों में हार झेलनी पड़ी है। एक मुकाबला टाई रहा है। भारत ने साल 2019 में यहां अपना आखिरी मैच खेला था। इस मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर एडिलेड में यादगार जीत दर्ज की थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात करें तो इस मैदान पर दोनों टीमें 6 बार भिड़ी हैं, जिसमें से भारत को 2 मैचों में जीत और 4 में हार झेलनी पड़ी है। ऐसे में इस सीरीज के दूसरे मैच में भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया चुनौती के रूप में होगी। हालांकि टीम के दिग्गज खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। विराट कोहली एडिलेड ओवल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। वहीं पिछले मैच में निराश करने वाले रोहित शर्मा और शुभमन गिल से भी हर किसी को उम्मीदें होंगी। वैसे भी भारत के सामने इस मैच में करो या मरो की स्थिति होगी। ऐसे में टीम इंडिया अपनी पिछली गलतियों में सुधार करके हर हाल में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। टूर्नामेंट का आयोजन शनिवार को जयपुर पोलो ग्राउंड में किया जाएगा, जिसमें भारत और अर्जेंटीना की पोलो टीम्स आमने सामने होंगी। टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व सिमरन शेरगिल, शमशीर अली, सवाई पद्मनाथ सिंह और सिद्धांत शर्मा करेंगे। दिल्ली के आर्मी एक्सपीरियंस सेंटर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण किया गया। This is after 5 years that we are having an international polo tournament in the country. And the main aim, there are 2 aims. One is to show India, posit India as a world-class, world-standard polo destination. And secondly, to get people, new polo players, right from grassroots level, to get some interest, ignite some passion in their minds so that they come into the sport. अगर हम कॉर्पोरेट इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड मनी एंड इट्स रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, तो इसको बहुत अच्छा गेम है, इसको बहुत ऊपर लेके जाया जा सकता है। और यही प्लान है IPA के साथ मिलके हम वही कोशिश कर रहे हैं कि इसको कितना विजिबल किया जा सकता है। हम इसको लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है इसका, तो वी आर वर्किंग ऑन गिविंग लाइव टेलीकास्ट। तो एक लाइव टेलीकास्ट होगा, लोगों के पास पहुंचेगा, लोग देखेंगे, लोगों को अवेयरनेस होगा। जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा, जितना विजिबल होगा, ये गेम उतना ही ज़्यादा ऊपर आएगा। और आइए आप देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने का दबाव और बढ़ा दिया है। इसके तहत रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बुडापेस्ट वार्ता रद्द होने के बाद अमेरिका ने रूस के खिलाफ रुख सख्त कर लिया है। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप रोसनेफ्ट और लुकोइल की अमेरिका में सभी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं।
अमेरिकी नागरिकों पर इन कंपनियों के साथ किसी भी तरह का वित्तीय लेन देन करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रंप ने अब युद्ध खत्म होने की भी उम्मीद जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि उनके प्रशासन के पास वेनेजुएला से ड्रग ले जाने और गैर कानूनी जहाजों पर हमला करने का कानूनी अधिकार है। ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज इजराइल का दौरा करेंगे। अमेरिका गाजा में युद्ध विराम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका की मध्यस्थता वाली युद्ध विराम योजना का समर्थन किया। और नया सवेरा में अब जान लेते हैं मिजाज मौसम। जानते हैं आपके शहर के मौसम का हाल क्या है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान ग्राफिक्स के जरिए। और इसी के साथ नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको छोड़ जाते हैं कुछ मनमोहक झलकियों के साथ। और ये झलकियां आ रही हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्नकूट पर्व के भव्य आयोजन की तस्वीरें। यहाँ पर विश्वेश्वर महादेव को 21 क्विंटल विभिन्न प्रकार की मिठाइयों और प्रसाद का भोग लगाया गया। आप इन खूबसूरत झलकियों का आनंद लीजिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।